Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, in any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The number to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है, आपके प्रश्न भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Domestic equity market benchmarks ended the week with strong gains. Sensex closes above the 55,000 mark. Nifty finishes above the 16,500 level. And US stocks log marginal gains as value stocks gets a second wind. कारोबारी सप्ताह की समाप्ति पर प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 55,000 के निशान से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,500 के स्तर से ऊपर पहुंचा और अमेरिकी शेयर बाजारों में मामूली बढ़त। तो शुरुआत सबसे पहले इस सप्ताह शेयर बाजारों की चाल कैसी रही, इस पर नजर डाल लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह मजबूती देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। सेंसेक्स 55,000 के स्तर को पार कर गया, जबकि निफ्टी 1,650 के ऊपर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों के बीच घरेलू और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से प्रमुख शेयर सूचकांक नई ऊंचाई पर जा पहुंचे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स ने कल 55,488 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,544 के उच्चतम स्तर तक जा पहुंचा। कारोबारी सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 1,159.57 अंक की वृद्धि से 2.13% ऊपर 55,437 पर बंद हुआ। निफ्टी 290.09 अंक की मजबूती से 1.79% की बढ़त के साथ 16,529 के स्तर पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.7% की गिरावट रही। हालांकि बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में 1.5% की तेजी रही। At this point, we once again welcome our financial expert Sharad Kohli. Sharad, a warm welcome. Well, thank you so much, Rajesh. Thank you so much, Vishal, and a very, very warm greeting to everybody on this 75th year of Independence Eve. Thank you so much, Sharad. Your quick comments on the way the Sensex has behaved particularly well during the week. What's your comment? What are the factors behind the kind of 55,000 level that Sensex achieved? Well, I think the economic parameters coming from the country, when the inflation particularly which settled down, which is overheated, over 6%, came down below 6%. That is one of the reasons the unlocking fact that, variant did not really catch up the way, it was expected.
So I think the unlocking of the economy, the buoyancy in the economy, and adding so many retail investors, has also done the trick. But fingers crossed, I think we need to take a very cautious approach going forward. Hello? Yes, yes. जी sir, शरद जी, we can यहाँ hear. पर हम यही बात जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी तेजी है मार्केट में और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है इस पूरे कारोबारी सप्ताह के दौरान 1% से अधिक की। तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो गिरावट है और दूसरी तरफ हम लार्ज कैप इंडेक्स में देख रहे हैं या पूरे शेयर बाजार ओवरऑल देखें इंडेक्स को तो सेंसेक्स या फिर निफ्टी तो वहां तेजी का माहौल है। Sharad, sorry to butt in. We have callers online. We will take this question from you after a while. In the meantime, we are joined in by Sanjay Gupta from Delhi. Sanjay, we welcome you to Market Mantra. Thank you. So I Please. wanted to ask, should I ask my question? Yes, please. Yes, please. I wanted to ask that so many amendments have come in GST and I'm around 500 I'm told and still it's counting. So it has become very complex and I think very difficult to understand for anybody and follow it. Any comments on that? Well, Sanjay ji, I think whereas I do agree with the number of changes which have been made, I would like to differ with the latter part of your remark. That is, it has been, in fact, the changes have, Sanjay ji, made it simplified. From the time it came on 1st of July 2017, it's been more than 4 years now. We just celebrated the 4th anniversary. I think things have become simpler. The return forms have become easier. The number of provisions where there were a lot of complications on, for example, on the reverse charge. And there are many other issues. I would not like to go into the technicalities, but it has become simplified. And we should not forget that, the act overall was one of the biggest fiscal changes which the country experienced since independence. I mean, imagine 16 to 17 of promulgations or taxation here and there merging into one and the whole country coming together under one single taxation system, indirect taxation system. I think it was a very significant, very, very major move for the country. So I think when something at such a large scale happens, there is something called an evolutionary process. I mean, you learn by doing. There are so many things which you face as it goes on the ground. So I think it is still evolving, and the effort of the GST Council and the government is towards simplification. And all the changes being made, Sanjay ji, are towards simplification. In fact, in the times to come, you might even see the number of rates of 5, 12, 18, and so on and so forth. The 12 and 18% may merge into a single rate of 15%. So I think it's a change for the good, which we should welcome. Okay. जी, और मुंबई से सवाल पूछना चाहते हैं प्रमोद जी, कार्यक्रम में स्वागत। हेलो। हाँ जी प्रमोद। हाँ नमस्कार जी प्रमोद जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा एक सवाल है कि मेरे पास JSW स्टील के 80 फिजिकल शेयर्स है, तो उसको मुझे डिमेटेरियलाइज करना है, तो इंडेमनिटी बॉन्ड में स्टैम्प ड्यूटी कितना चाहिए, मतलब स्टैम्प पेपर कितने का लगेगा? देखिए प्रमोद जी, हम यहाँ कंपनी विशेष जिक्र नहीं करते हैं, पर मैं आपको जनरल बता देता हूँ, क्योंकि कंपनी विशेष का हम शुरू में भी कार्यक्रम के आपने सुना होगा। तो अब जिसके पास अभी भी हार्ड शेयर्स पड़े हैं, हालांकि बहुत सारी इसके पिछले चंद सालों में डेडलाइंस दी गई कि आप अपने हार्ड कॉपी में शेयर्स पड़े हैं पेपर फॉर्म में, तो उसको आप डीमैट कराएं। तो मैं सलाह दूंगा कि आप जो भी आपकी मदद कर रहा है इस काम में, आप उसके पास जाए। दिया बिल्कुल ठीक कहा आपने, इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है और वो आपके वही वाले शेयर्स जमा होंगे, उसकी जगह आपके डीमैट अकाउंट खुलेगा, उसमें वो शेयर्स क्रेडिट होंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, हम कंपनी विशेष की परसेंटेज या उसमें स्टैम्प ड्यूटी का जिक्र यहाँ पर ना करें। आप उसको, जो आपको मदद कर रहा है, आप उससे सारा प्रोसीजर पूछें। इंडेमनिटी बॉन्ड बिल्कुल बनता है और बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। और इसको मैं ये भी आपको सलाह दूंगा प्रमोद जी कि इस पूरे प्रोसेस को आप अतिशीघ्र पूरा करें, क्योंकि इसको ज्यादा दिन तक पेपर फॉर्म में रखना अब ठीक नहीं है। जी, अगले कॉलर का सवाल लेने से पहले हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि हमारा आग्रह है कि अपने सवालों को बहुत ही संक्षिप्त रखें, छोटा रखें, ताकि और कॉलर्स को भी सवाल करने का मौका मिल सके। अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर से रिंकी जी। रिंकी जी, हेलो। नमस्कार सर। जी, सवाल पूछिए अपना।
जी सर, बिल्कुल। मेरा सवाल सर ये है कि मानिए अगर कोई युवा करना चाहे तो पहली बार करना चाहता है, चाहे किसी भी फील्ड में अगर वो चाहता है कि निवेश हम भी करें, तो उसको खास जानकारी कौन सा अगर मोटी मोटी तौर पे सर बताना चाहें? धन्यवाद। मैं विशाल इनके प्रश्न के शुरू का तरह से समझ नहीं पाया, मेरे लिए दोहरा देंगे आप? जी शरद जी, इनका ये था कि अगर कोई युवा निवेश करना चाहता है तो उसको शुरुआत में ही किन चीजों का, बहुत पहली बार निवेश करना चाहता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निवेश करने से पहले? उनका कहना देखिए, था युवा जो भी निवेश करना चाहता है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसमें युवा को ये देखना चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा शुरू में ही एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत आक्रामक रुख लेके, और वो ये नहीं उम्मीद करें कि रातों रात मेरे पैसे डबल हो जाएं या 1-2 महीने में डबल हो जाए। मुझे लग रहा है उसको बहुत सोचकर समझकर पूरी जानकारी लेकर तब निवेश करना चाहिए। नया युवा है तो क्योंकि युवा शक्ति बहुत प्रज्वलित होती है, बहुत उसमें उत्साह होता है, एक्साइटेड होती है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि युवा को कि आप जाके एक सिंपल बैंक एफडी में पैसा रख दें, क्योंकि युवा एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत करना चाहते हैं। तो मैं सलाह दूंगा आप कुछ म्यूचुअल फंड्स और कुछ किसी जानकार, किसी सलाहकार की करके आप लंबी और मध्यम अवधि के लिए आप उसमें स्टॉक मार्केट्स में भी आ सकते हैं। और युवाओं को मैं ये भी सलाह दूंगा कि वो बहुत छोटी युवाओं में देखा गया कि थोड़ा सा कई दफे पेशेंस लेवल कम होता है, तो उनको मैं ये सलाह दूंगा कि अगर वो लंबी अवधि का करेंगे तो उनकी आगे करियर में ये काम आएगा पैसा। अगर वो पैसा दुगना तिगना हो जाता है 5-10 साल में म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या शेयर मार्केट के माध्यम से, तो वो उसको लंबी अवधि का भी दिमाग में रख के चले। बाकी आपका सवाल रिंकी जी बहुत जनरल है, अगर आप कुछ मेरे से स्पेसिफिक और पूछे तो मैं बहुत पिन पॉइंटेड उत्तर दे सकता हूँ। जनरल में तो मैं इसको संक्षेप में रख के इतना ही कहना चाहूंगा। From Mumbai, we are joined in by Keshav. We welcome you, Keshav. Yeah, good evening, sir. Good evening. Please ask your question. हम लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कोहली सर की लार्ज कैप कंपनी की तुलना में स्मॉल कैप कंपनी के जो शेयर्स है उनकी बढ़ने की गति जो है वो ज्यादा होती है लार्ज कैप कंपनी की तुलना में। तो इसमें कहीं मैनिपुलेशन होने के चांसेस होते हैं क्या? और दूसरा मेरा सवाल है ये जो हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ये करना कितना सेफ है? थैंक यू। आपका पहला सवाल केशव जी जो है लार्ज कैप और स्मॉल कैप में आपको गति इसलिए ज्यादा दिखती है क्योंकि स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, लुभावने होते हैं, आकर्षित होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे निवेशकों का ध्यान नहीं गया होता है। तो अब हमने देखा कि अगर हम पिछले एक हफ्ते को छोड़ दें तो स्मॉल कैप मिड कैप ने पिछले एक वर्ष का हिसाब किताब में तो बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है। तो क्योंकि वह वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहां पर ध्यान कम जाता है, वहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल है, उन कंपनीज की ग्रोथ वो ग्रोइंग स्टेज पे है, वो कंपनीज बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, इसलिए आपको वहां तो प्राइस मैनिपुलेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, प्राइस मैनिपुलेशन शेयर मार्केट में नहीं होता है, शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं उसके माध्यम से आपको कई दफे ये देखेगा कि आप जो कम वैल्यू वाला शेयर है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा वाला कम बढ़ेगा। तो ये ट्रेडर्स का और निवेशकों का रुझान अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। दूसरा आपने पूछा फोन पे वगैरह पे आपका कितना सेफ है। देखिए, अगर आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, हर जगह लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड होता है, उसको आप समय समय पर बदलते रहें। देखिए, पूरी तरह से फुल प्रूफ तो कोई भी डिजिटल मैकेनिज्म दुनिया भर में नहीं है, पर आपको सलाह यह है कि आप समय समय पर पासवर्ड बदलते रहें, आप उसको चेक करते रहें। लोग उसको करके बेखबर हो जाते हैं, बहुत दिनों बाद उनको पता लगता है किसी ने पैसा निकाल लिया, तो आप उसको मॉनिटर रखें। और जहां पर भी आपको 2 फैक्टर वेरिफिकेशन की सुविधा है आप उसको जरूर अवेल करें। जहां पर ओटीपी आता है, ओटीपी के माध्यम से यही सब जगह प्रणाली बनाई गई है कि उसको कोई मिसयूज नहीं कर पाए, क्योंकि ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर आता है जो कि आपके हाथ में, आपकी जेब में रहता है। उसको शेयर ना करें, लोगों से बांटे ना, कोई उल्टे सीधे फोन आए उनको आप ध्यान ना दें। यही सब तरीके हैं सेफ रखने के, इसको आप करें तो आपका हमेशा सेफ रहेगा। Satish from Delhi is with us. Satish, we welcome you. जी नमस्कार जी। नमस्कार। शरद जी, जो जॉन परकिंस ने जो अपनी किताब कन्फेशन ऑफ इकोनॉमी में जो गरीब देशों के विकास के बारे में कहा है कि भाई जो अमीर देश है वो गरीब देशों को विकास के नाम पे और ज्यादा गरीब से गरीब बनाते रहते हैं, तो सर इस पे आप सहमत है या आप इसकी फेवर में है या आप इसके अगेंस्ट है? आपके क्या विचार है इस बारे में, ये बताइए। धन्यवाद। सतीश जी, देखिए, किसी की व्यक्तिगत विचार हैं उनके, ऐसा किसी का सोचना है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। पर फंडामेंटल तौर पर अगर हम उसको सैद्धांतिक रूप से समझना चाहें, ऐसा नहीं है कि अमीर देश गरीब देशों को और गरीब बनाते हैं। और आप अगर पिछले 20-30 साल की हिस्ट्री दुनिया की उठा के देखें तो कुछ गरीब देश
जिनको हम डेवलपिंग नेशंस या पुअर नेशंस कहते हैं, उन्होंने बहुत तरक्की भी करी है। इनफैक्ट सतीश जी, आपको हैरानी होगी, उल्टा भी है। हमने देखा कि चीन ने जाके छोटे छोटे देशों में, अफ्रीका में, जो कि जिन देशों की हालत बहुत खराब थी, वहां जाके निवेश किया, उन देशों को मौका दिया अपनी जो उनकी खाने थी, नेचुरल रिसोर्सेज से उनको दुनिया तक पहुंचाने में। और भी डेवलपिंग वर्ल्ड भी डेवलप्ड वर्ल्ड से बहुत फायदा उठाता है। तो मैं किसी की बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, किसी ने किताब लिख दी है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी देश चाहे, अगर उसकी सरकार चाहे, वहां की जनता चाहे और अपने मन में एक निश्चय कर ले कि हमने तरक्की करनी है, उसको कोई भी विकसित देश रोक नहीं सकता है। बाकी जियोपॉलिटिकल लेवल पे देशों में आपस में समझौते होते रहते हैं, सैंक्शंस लगती रहती हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो अपने नेचुरली अपने निजी स्वार्थ के लिए सभी लोग काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई देता है। पर कुल मिला के कोई भी देश अगर पूरा मनोबल अपना लगाए और हमने तरक्की करनी है जैसे कि भारत कर रहा है, उसको कोई भी विकसित देश रोक नहीं सकता है। आप अपने आशावादी दृष्टिकोण रखें, मैं आपको ये सलाह देता हूँ। We now joined in by SPS Jain from Greater Noida. We welcome you, Mr. Jain. Hello. Yes, please. You're welcome. Please ask your question. स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ की सबको बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी। सवाल यह है कि मेरी डॉटर एक छोटे से स्कूल में काम करती थी, तो कोरोना की वजह से उसकी नौकरी हट गई थी, तो मैंने उसको अपनी तरफ से 2.5 लाख गिफ्ट किया। तो पहले तो 2 लाख से टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ता था, अब उसकी इनकम 2.5 से ऊपर हो गई है, लेकिन अभी फ्री लिमिट 3 लाख से नीचे है। तो क्या उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा? देखिए जैन साहब, पहले तो हमें बहुत खेद है कि आपकी बेटी नौकरी चली गई, और हम उम्मीद करते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा आगे उनके लिए अवसर खुले। जहां तक रिटर्न भरने का सवाल है, अगर इनकम टैक्सेबल लिमिट से जैन साहब नीचे है तो टैक्स भरना मैंडेटरी नहीं है, पर उसमें ये देखना पड़ता है कि डिडक्शंस की वजह से नीचे तो नहीं आ रही है, फिर भरना पड़ता है। पर रिटर्न भरना मैं समझता हूँ इस समय 7 करोड़ से ऊपर लोग देश में रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें से जो टैक्स पेइंग लोग हैं वो शायद 1.5 करोड़ के आसपास है। तो बहुत सारे उससे और फायदे हैं आपको, क्रेडिट कार्ड बनवाने में, वीजा लगवाने में, लोन लगवाने में। मान लीजिए आपने रिफंड लेना है, बहुत सारे आपकी इनकम बिल्ड होती है, एड्रेस प्रूफ बन जाता है, इनकम प्रूफ बन जाता है। तो मैं समझता हूँ रिटर्न फाइल करना एक अच्छी आदत है, और अगर उसको वो फाइल करती रहे तो ये अच्छा रहेगा, भले ही बिलो टैक्सेबल हो, पर अगर आप कानूनन तौर पे जरूरी नहीं है, एक ऑप्शन बन जाती है। पर हम सलाह यही देते हैं कि रिटर्न फाइल आप करते रहें। जी, और मुंबई से हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर हंसमुख। हंसमुख जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। शरद जी नमस्कार। नमस्कार हंसमुख जी। सर मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। हाँ जी। आर वी इनटू स्टॉक मार्केट बबल और हाउ फार वी आर फ्रॉम इट? थैंक यू। हंसमुख जी, आपका नाम इतना अच्छा है कि मैंने उसका जवाब हंसकर ही दिया, और आपका प्रश्न भी उतना ही मजेदार है। देखिए, स्टॉक मार्केट बबल है कि नहीं, ये प्रेडिक्शन करना, कभी भी सटीक प्रेडिक्शन करना, जो कर ले तो वो तो रातों रात राजा बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत देखिए, इस समय हम देखें, आज की बात करें, पीसीआर रेशियो एक होती है जिसको हम पुट कॉल रेशियो कहते हैं, वो इस समय अवश्य थोड़ी हाई है, थोड़ी सी मार्केट ओवरबॉट है। पर हमें ये भी देखना है कि इस समय इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, रिटेल निवेशकों, अभी राजेश से शुरू में बात हो रही थी, इतना रिटेल निवेशकों का पैसा आ रहा है। जब एफआईआई डीआईआई सो जाते हैं तो रिटेल निवेशक आ जाते हैं, जब रिटेल निवेशक थोड़ा सा आराम करते हैं तो डीआईआई आ जाते हैं, डीआईआई आराम करते हैं तो एफआईआई आ जाते हैं। बाकी ये उतार चढ़ाव मार्केट का हसमुख जी एक स्वभाव है। तो थोड़ा सा बबल, थोड़ा सा ओवरबॉट है, पर ये बात हम निरंतर पिछले कुछ महीनों से करते आ रहे हैं कि ओवरबॉट है, पर फिर भी मार्केट अपनी चाल चले जा रही है। तो इसलिए अगर मैं ये कह भी दूं कि ओवरबॉट है या बबल है, तो उससे फिर भी मार्केट ऊपर जाती है। तो ये खाली हम कह के हम जो एक फोमो होता है मार्केट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, तो लोग फोमो में फिर चिंता हो जाती है कि भाई हमने मिस कर दी, ये तो रैली थी। तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट है, पर फिर भी जो चतुर निवेशक है, जो चतुर ट्रेडर है, वो मार्केट में किसी भी हालत में पैसा, लोग तो गिरती मार्केट में भी हसमुख जी पैसा बनाते हैं। तो इसलिए पैसा जिसको बनाने की कला आ गई है मार्केट में, मैं समझता हूं उसके लिए बबल वगैरह कुछ नहीं होता है। आप मार्केट चढ़े, मार्केट कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, मार्केट गिरे या उठे, पैसा कमाने वाले उसमें से पैसा कमा लेते हैं। तो आपको मैंने मैसेज रूप में दे दिया है, अब आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। Shankar from Bhopal joins us now. Shankar, we welcome you. Good evening, Market Mantra team. Good evening, Kohli ji.
गुड इवनिंग। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और आशा करते हैं 55 का 75 होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा मार्केट भी जी। सर ये जीएसटी जो सिस्टम है वो क्या टैक्स को प्रिफरेज और लीकेज रोकने में सफल हो पाया? क्या अगर पुराना सिस्टम होता तो क्या इससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है या इतना ही होता है, या पेंडेमिक की वजह से तो वो सब समझने प्रॉब्लम है? और दूसरा, क्या रिफॉर्म और एक्सपेक्ट कर सकती है मार्केट जिससे हमें देश को और सबको भला होगा? थैंक यू। जीएसटी ने बहुत हद तक, जो आपने सवाल पूछा है बहुत वाजिब सवाल है, बहुत हद तक टैक्स इवेशन को रोका है, क्योंकि जीएसटी की जो पूरी प्रणाली है अगर आप उसको समझे हैं, वो एक किस्म से चेन बनाता है। एक ए ने सामान बनाया, बी को बेचा, बी एक होलसेलर है, होलसेलर ने एक स्टॉकिस्ट को दिया, स्टॉकिस्ट ने रिटेलर को दिया। तो आप देखिए इस चेन के बीच में एक ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बनी हुई है, डिजिटल प्रणाली बनी हुई है, जिसको हम जीएसटी सिस्टम कहते हैं, जो डिजिटल है, उसमें एक ऐसी कड़ी है कि बीच में कोई भी व्यक्ति यदि टैक्स चोरी करने की कोशिश करता है, टैक्स इवेड करता है, तो तुरंत उसका पता लग जाता है। और पिछले 4 साल में आपने जो नंबर ऑफ केसेस टैक्स इवेशन के पकड़े हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, उनकी अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस कदर लोगों ने फिर भी कोशिश करी। जो लोगों की मंशा ठीक नहीं होती, उन्होंने कोशिश करी टैक्स चुराने की, चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट नकली लेने की या टैक्स नहीं देने की। अब ये जो ई वे बिल आया है, इससे टैक्स कलेक्शन में बहुत फर्क पड़ा है। और जबकि सड़कों पे गाड़ियां रोकी जाती थी, उसकी जगह एक ई वे बिल की जगह आपको आप माल नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बन गई है कि आपको टैक्स चुराना इसमें बहुत ही कठिन हो गया है, लगभग असंभव की तरह से है। तो मैं मानता हूं कि जीएसटी ने टैक्स इवेशन को रोका है, और जीएसटी और इनकम टैक्स को अब शंकर जी लिंक कर दिया गया है, वो और ज्यादा टैक्स इवेशन को रोकेगा। और रिफॉर्म्स, बिल्कुल आपने दूसरी बात पूछी, और रिफॉर्म्स की हम उम्मीद कर सकते हैं। सरकार निरंतर रिफॉर्म्स ला रही है। मेरे ख्याल जितने रिफॉर्म्स 1990 में हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, और अब ये फेज ऐसा आया है जबकि रिफॉर्म पे रिफॉर्म, जब से आत्मनिर्भर अभियान आया, चाहे किसानों को लेकर आया, चाहे इंडस्ट्री को लेकर आया, चाहे टैक्स, अभी आपने रेट्रो टैक्स देखा जो सरकार ने हटा लिया। मुझे लग रहा है रिफॉर्म्स के लिए सरकार कमिटेड है, और हमारा जो $5 ट्रिलियन और 2030 में $10 ट्रिलियन का जो सपना है, वो रिफॉर्म्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो पूरी आप उम्मीद रखिए रिफॉर्म पे रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जी, और दिल्ली से सवाल पूछना चाहते हैं राजेश। हेलो जी, राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर मेरी ना एक इन्वेस्टमेंट थी, वो एनसीएलटी में ना पेमेंट नहीं हो पा रही मेरी इसकी। सर ये इसका कारण जानना चाहता है आपसे। राजेश जी, एनसीएलटी में तो इसका मतलब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में गई है। कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी एनसीएलटी, तो एनसीएलटी में क्या होता है कि एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआरपी जिसको कहते हैं, वो अपॉइंट किया जाता है, और फिर कंपनी के सारे एसेट्स एनसीएलटी के सुपरविजन में लिक्विडेट किए जाते हैं। आईबीसी आप जानते होंगे, जो नया लॉ आया है इंसॉल्वेंसी लॉ, तो उसके अंतर्गत उसका वितरण किया जाता है। अब कंपनी के पास कितने एसेट्स बचे हैं, कितना कुल सब डिसॉल्व होने के बाद या सब कंपनी के घाटे के बाद जो बचा है, उसी में से सबको बांटा जाएगा। अब किसको कितना बांटा जाएगा ये इस पर निर्भर करता है राजेश जी, के आपकी प्रेफरेंशियल डेट है, या आपकी कोई लोन दिया हुआ था, या आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, या आपने डिबेंचर्स में किया था। अब उसकी कैटेगराइजेशन और प्रायोरिटीज लिस्ट की जाती है। तो ये तो पूरी जब डिटेल्स इसकी सामने होंगी राजेश जी, तब इस पे बड़ा सटीक उत्तर दिया जा सकता है। Babalal from Maharashtra, please stay with us as we tell you that the U.S. value stocks may be getting a second wind as bets on economic strength bolster treasury yields and lift cyclically sensitive shares that have stagnated in recent months after a powerful rally earlier this year. The Nasdaq closed at 14,823, which is 0.045% higher. The Dow Jones closed at 35,515 with a gain of 15.53%. Babulal from Maharashtra, we welcome you. Please ask your question. हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्ते, मैं जानना चाहता हूँ अभी प्रधानमंत्री का जो आवास घर बन रहा है, वो क्या पीएम आवास योजना के अंडर है क्या? बाबूलाल जी, प्रधानमंत्री जी का घर तो एक सरकारी निवास होता है,
और वो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजन से बन रहा है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, और सारा जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रीडेवलप किया जा रहा है उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो देश की जनता के लिए है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उसमें है। तो मुझे नहीं पता अब प्रधानमंत्री जी का अपना घर जो सरकारी निवास है वहाँ जो भी प्रधानमंत्री होगा वो रहेगा, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे आ सकता है। जी, और मोदी नगर से अशोक कुमार जी हैं फोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। अशोक कुमार जी, बहुत सवाल संक्षेप में रखिएगा, समय कम है, जल्द से जल्द पूछिए। हेलो जी, हेलो। हाँ, मैं अशोक कुमार मोदी नगर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। बड़ी मुश्किल से फोन लगा है जी, आप सवाल पूछिए। मुझे सिर्फ आईपीओ मार्केट के बारे में पूछना है कि क्या इतने आईपीओ आ रहे हैं तो इसमें कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा अच्छा है? वेरी ब्रीफली शरद। हाँ जी अशोक जी, देखिए आईपीओ क्योंकि समय कम है, आईपीओ सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप प्रमोटर्स देखें कौन है, वो कंपनी कितने साल से चल रही है, वो मुनाफे में है कि नहीं, जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसका भविष्य कैसा है, उस सेक्टर का भविष्य कैसा है, जिस प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया है वो प्राइस क्या उस कंपनी के जो प्रॉफिट है या वैल्यू है उससे मैच कर रही है। ये सब बातें देख के एक निर्णय लिया जाता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, और आजकल आप ठीक कह रहे हैं आईपीओ की इतनी भीड़ भाड़ है कि निवेशकों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि सारे करें, छोड़ दें, कौन सा करें, कौन सा, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो अब ये तो आपको इन पैमानों पर उस आईपीओ को कसौटी पे कस के तब निर्णय लीजिए। शरद कोहली जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं के सवालों के इतने अच्छे से और विस्तार से जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शरद, थैंक यू सो मच। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। कारोबारी सप्ताह की समाप्ति पर प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मजबूती के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 55,000 के निशान से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 16,500 के स्तर से ऊपर पहुंचा और अमेरिकी शेयर बाजारों में मामूली बढ़त। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.